यस, इंडियन नेशनल मूवमेंट आफ्टर 1915 बता रही हूँ, ठीक है, 1915। 1915 में गांधी जी एंटर होते हैं इंडिया में, इंडिया का पूरा ही रोम अबाउट एंड देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, इंडिया में। उसके बाद छोटी छोटी मूवमेंट सत्याग्रह करते हैं, चंपारण मूवमेंट उनमें से एक है। 1915 में गांधी जी आए, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखी कि इंडिया में कास्टिज्म है, कास्ट की प्रॉब्लम है और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है। ब्रिटिशर्स जो है गोरे और काले के भेदभाव करते हैं, ठीक है, और इंडिया में टैक्सेस की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा टैक्स बढ़ाए हुए हैं, राइट। फार्मर्स को और जितने पुअर पीपल है उनको टैक्सेस देना मुश्किल हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें देखी और उन्होंने सत्याग्रह किए बहुत सारे, ठीक है। उसमें सबसे पहला सत्याग्रह है चंपारण मूवमेंट, आपकी बुक में भी गिवन है। चंपारण मूवमेंट जो है बिहार में किया उन्होंने, ठीक है, किसके लिए? इंडिको कल्टीवेटर्स के लिए, राइट। इसका ज़्यादा डिटेल्स आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, बट स्टिल इंडिको कल्टीवेशन जो ऑलरेडी नील की खेती कर रहे थे, ठीक है, किसान, और उनकी सारी जो थी ज़मीन खराब हो रही थी, बैरन होती जा रही थी लैंड, उनको उनके लिए सत्याग्रह किया गांधी जी ने, राइट, चंपारण मूवमेंट, एंड ही वाज सक्सेसफुल ऑल्सो। ऐसे आगे आ जाएं तो अब एक नया एक्ट आता है, जैसे हमने पहले एक्ट पढ़े थे ना, इससे पहले जो आप आर्म्स एक्ट और वर्नैकुलर प्रेस एक्ट पढ़ा, ऐसे ही अब एक इम्पॉर्टेंट एक्ट आ रहा है आपके पास, रॉलेट एक्ट। सत्याग्रह नहीं है, देखो दिस इज एक्ट, रॉलेट एक्ट है, ठीक है। सत्याग्रह तो वो होता है जो गांधी जी स्ट्रगल करते हैं सत्य के लिए और अपने पीसफुल तरीके से, उसे हम सत्याग्रह बोलते हैं। बट दिस इज एक्ट गिवन बाय द गवर्नमेंट। ये एक्ट क्या है? एक्ट है कि एनी इंडियन कुड बी पुट इनटू जेल। प्लीज इसके साथ लिख लीजिए, एनी इंडियन कुड बी पुट इनटू जेल। ठीक है, लिखवा रखा है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, हम भूल जाते हैं बार बार, तो इसलिए एक बार हमने साइड में थोड़ा सा लिख लिया है इसका हिंट कि क्या था ये, कि कोई भी किसी भी इंडियन को जेल में डाला जा सकता है विदाउट ट्रायल, मुकदमा चलाने की जरूरत नहीं है। कोई भी इंडियन को आपको लगता है इस पर शक है या किसी विदाउट एनी रीज़न भी आप जेल में डाल सकते हो। उस समय इंडिया की जो जेलें थी ब्रिटिशर्स ने भर दी इंडियंस को डाल डाल के, और उसके पीछे बहुत सारी प्रॉब्लम्स और भी होती हैं जो मैंने आपको ऑनलाइन क्लास में बताई दी थी, ठीक है। इसके अलावा भी ब्रिटिशर्स जो अपने फ़ायदे के लिए भी बहुत लोगों को जेल में डाल देते थे, रिच लैंडलॉर्ड्स को, इनको, और पीछे से उनके घर में जो है चोरी हो जाती थी, डकैती हो जाती थी, इस तरीके की चीज़ें होती रही। अपने फ़ायदे के लिए बहुत सारे पर्सनल मीन्स के लिए लोगों ने उसको यूज़ किया ब्रिटिशर्स ने, ठीक है। इनोसेंट लोगों को जेल में डाल दिया, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें इसमें होने लगी। अब इंडियंस वर अगेंस्ट इट, बिना किसी कारण के, विदाउट एनी रीज़न अगर इंडियंस को अगर जेल में डालते जाएंगे तो दिस वॉज द रॉन्ग एक्ट। ये कोई रूल तो हुआ नहीं, दिस इज़ नॉट रूल, कोई जंगल रूल हुआ, ये कोई ऐसा रूल तो नहीं हुआ जिसमें कोई लॉजिक हो। तो ऑल द इंडियंस असेंबल्ड, सब इंडियंस जो हैं पंजाब में, अमृतसर में, है ना, आपको पता है बैसाखी के दिन 13 अप्रैल क्या हुआ सबको पता है। 13 अप्रैल को बैसाखी का दिन पंजाब में बैसाखी मनाई जाती है बहुत अच्छे से। बैसाखी के दिन सब असेंबल हुए जलियांवाला बाग में, ठीक है। तो ये डिस्कस भी करना था रॉलेट एक्ट, इनके सैफुद्दीन किचलू और ये जो थे इनके लीडर्स थे, वो लीडर्स वहाँ पे खड़े हुए, उन्होंने लोगों को समझाना शुरू किया कि ये एक्ट गलत है, किसी भी भारतीय को जेल में डाला जा रहा है, इस तरीके से वो समझा रहे थे लोगों को। और उसके बाद बैसाखी सेलिब्रेट करने के लिए गए थे, जैसे कि हम लोग दशहरा सेलिब्रेट करते हैं, तो लोगों के हाथ में कोई हथियार नहीं थे, कोई वेपन नहीं थे, सिर्फ लोग सुना उस बात को, असेंबली हुई जैसे दशहरा के टाइम असेंबली होती है और अपनी बात भी कह देते हैं लीडर्स, उस तरीके से अपनी बात भी कही और बैसाखी सेलिब्रेट करने के छोटे छोटे बच्चों को लेकर विद फैमिली लोग वहाँ पे पहुँचे, ठीक है। और कि क्योंकि इतने लोग असेंबल हो गए और साथ में रॉलेट एक्ट का पावर था, तो जनरल डायर ने डिसाइड किया कि हाउ डेयर दे, कैसे इंडियंस, किसी भी इंडियन को जेल में डाला जा सकता है, और कैसे इंडियंस की इतनी हिम्मत हो गई कि वो इकट्ठा हो गए एक जगह पे, ठीक है, जब उन्हें पता है कि ये रूल है। तो अगर ये रूल तोड़ते हैं तो इन सबको तो गोली मार देनी चाहिए, अपने आप डिसाइड कर लिया उसने, ठीक है, विदाउट अप्रूवल फ्रॉम द अथॉरिटीज़। उसने कहा कि इन्होंने रूल तोड़ा है और इतने सारे को जेल में डालने से अच्छा है जेल भरती जा रही हैं, जस्ट किल देम, शूट कर दिया जाए।
और वो अपने सोल्जर्स को लेके वहाँ पहुँच गया। और एज वी नो कि जो जलियांवाला बाग था वो एक डोनेटेड बाग है, किसी पर्सन ने दिया। तो वो एक उसके आसपास बाउंड्री, छोटी बाउंड्री नहीं है, उसके आसपास पूरी 7 फीट की वॉल्स हैं, जैसे घर के आसपास होती है, किसी का प्लॉट है वो। तो आसपास पूरी तरीके से 7-7 फीट की दीवारें बनी हुई, उसके अंदर वो पार्क है, ठीक है। और एक ही एंट्री है, जैसे घर में एक एंट्री होती है, एक ही एंट्री गेट है, 2 एंट्री गेट नहीं है, एक ही एंट्री गेट है। तो जनरली पार्क्स में आपको पता है छोटी की रेलिंग्स होती हैं, आसपास बहुत सारे एंट्री गेट्स होते हैं, एक ही एंट्री गेट है। और यहाँ से जनरल डायर ने एंटर करके इस पूरे प्लेस को सोल्जर्स से घेर लिया, राइट। और जो यहाँ पे असेंबली हो रही थी, जो लोग आपस बस बातचीत कर रहे थे, उसमें छोटे छोटे बच्चे भी थे, ज़्यादातर लेडीज़ भी थी, ठीक है। वो सब असेंबल हुए और उन्होंने वहाँ पे फायरिंग शुरू कर दी, राइट। और रिजल्ट क्या था फायरिंग का? फायरिंग का रिजल्ट सबको स्प्रेड करना नहीं था, तो फायर एयर में भी हो सकती थी, एयर फायर भी हो सकती थी, बट एयर में फायरिंग नहीं की गई, फायरिंग डायरेक्ट लोगों पे की गई। द पर्पज वॉज टू किल देम। इंडियंस को सबक सिखाना था, ठीक है, इंडियंस को एक लेसन टीच करना था, इंडियंस को किल करना था। यहाँ पे सबक इंडियंस को डिस्पर्स नहीं करना था, भगाना नहीं था, किसी को भी भागने देना नहीं था। ये ऑर्डर था कि किसी को भी भागने नहीं देना, आपकी गोली हिट करनी ही चाहिए। तो इसलिए जो भागने की कोशिश करने लगे, यानी कि दीवार पे चढ़ने लगे भागने के लिए, तो दीवारों पे चढ़ने लगे तो उन्हें भागने नहीं दिया गया। अगर भागना केस होता तो डिस्पर्स कर देते, आंसू गैस के गोले छोड़ देते, ठीक है, ओपन एयर में फायरिंग हो सकती थी, बहुत सारे तरीके थे, लोग भाग जाते, ठीक है। बट बस पर्पस वॉज टू किल देम। तो जो लोग ऊपर भी चढ़ने की कोशिश किए गए तो उनको भी दीवारों पर ही गोली मार दी गई, उन्हें भागने नहीं दिया गया, दीवारों पे गोली मारी गई। जो कुएं में कूदने लगे उन्हें कुएं के ऊपर ही गोली मारी गई। मतलब कि पर्पस यही था कि मारना, एक एक बंदा बचना नहीं चाहिए, राइट। अब छोटे छोटे बच्चे थे, लेडीज थे, भागने लगे, इधर उधर भगदड़ मच गई, ठीक है। और रैम तो उसमें क्या हुआ कि पीपल स्टार्ट पुशिंग ईच अदर, एक दूसरे को धक्का मुक्की हुई, लोग गिरने शुरू हुए, बच्चे गिरने शुरू हुए, ठीक है, उसके ऊपर लोग गिरने शुरू हुए, तो लोग दब के भी मरने लगे और उसके ऊपर लोग भागने लगे। जो गिरे हुए लोग हैं उनके ऊपर लोग पैर रख के भागने लगे, क्योंकि किसी को कुछ पता नहीं है, गोलियां चल रही हैं और लोग भाग रहे हैं, ठीक है। तो लोग एक दूसरे के ऊपर पैर रख के भागने लगे, तो कुछ तो एक दूसरे के नीचे आके दब के मरने लगे, कुछ पैसे मर गए, कुछ बच्चे बड़े सब, मतलब सब वो वहाँ पे इतना लाशों का ढेर लगा। कहते हैं कि वहाँ पे पूरी खून की नदी बही वहाँ से बाहर, इतना ज़्यादा ब्लड, इंडियंस का 1000 के करीब इंडियंस वहाँ पे कलेक्ट हुए थे, और हज़ारों के हज़ारों इतने मरे कि वहाँ से खून की नदी बहने लगी, और जितनी ब्राउन मिट्टी थी वो पूरी लाल रंग की हो चुकी थी। और तब जब एश्योर हो गया जनरल डायर को कि सबकी लाशें बिछ गई, ऑलमोस्ट सबको मार दिया, यहाँ पे कोई जिंदा नहीं है, तो वो वहाँ से चला गया, ठीक है। तो दिस वॉज द इंसिडेंट कि एक एक्ट के अगेंस्ट सिर्फ पीसफुल एक मीटिंग जिसमें बच्चे बूढ़े लेडीज सब थे, वो भी कलेक्शन पे कितना स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया ब्रिटिशर्स ने, और उसमें भी जिसने ये स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया उसके अगेंस्ट कुछ भी नहीं किया गया। 21 साल बाद उधम सिंह ने जाके वही उनकी असेंबली में गोली मारी। अगले दिन ही अगले दिन ही जनरल डायर को वहाँ से ब्रिटेन भेज दिया गया शिप में बिठा के। द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही पता चला तो उस पर कोई मुकदमा, क्योंकि यहाँ पे लोग तो उसको छोड़ते नहीं, और ये पता चलते ही अगले दिन उसको ब्रिटेन रवाना कर दिया गया, ठीक है। और वहाँ पे भी उसके ऊपर कोई वो नहीं हुआ। और बाद में जैसे उसने बताया कि उद्धम सिंह ने किसी तरीके से वहाँ तक शिप्स में छुपते छुपाते पहुँचे कि उनको हो गया कि अब मुझे ये तो ब्रिटेन तो कुछ करेगी नहीं, ब्रिटिशर्स हमें अपना बदला लेना है, मैं उसको मार के रहूँगा। तब वो उसके पीछे लंदन छुपते छुपताते बताइए कैसे पहुँचे, तो इतना टाइम भी लग गया उसमें। और वहाँ भी जब पहुँचे तो वो जनरल डायर को प्रॉपर पहचानते नहीं थे कि कौन है, फेस वगैरह उस तरीके से नहीं रिकॉग्नाइज़ करते, सिर्फ नाम से पहचानते थे, ठीक है। तो उस तरीके से उन्होंने वहाँ जाके उसका बदला लिया और उनको वहाँ पे भी फांसी हो गई। वहाँ पे उनको एक ही बंदे को मारने के लिए फांसी हो गई, और यहाँ पे उन्होंने हज़ारों को मार दिया, इतने उसको फांसी नहीं हुई, जनरल डायर को कोई फांसी नहीं हुई, ना इंडिया में ना ब्रिटेन में, जिसने हज़ारों को मार दिया बिना रीज़न के, ठीक है। तो ये तो जस्टिस था ब्रिटिशर्स का, राइट, ये जस्टिस था उनके लिए। इंडियंस की वैल्यू ज़ीरो, राइट। और उनके रूल्स जो थे जिनके कोई लॉजिक नहीं होते थे,
वो उनके लिए रूल्स, वो उनके रूल्स थे जिसमें ना जस्टिस था, ना लिबर्टी, ना डेमोक्रेसी, ना इक्वालिटी, ना कोई लॉजिक। जो उनके मन में आया वो रूल बन जाता था, ठीक है ना। और जो वो जैसा भी एक्शन लेना चाहते थे वो ले लेते थे। उसके लिए उनको पता था क्यों ले लेते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उनको गवर्नमेंट कुछ नहीं कहने वाली, राइट। और यहाँ पे एक भगत सिंह फायर भी कर दे, सिर्फ ऐसे हवा में भी बॉम्ब फेंक दे या वो भी कर दे तो उसको सीधा फांसी। 21 साल के, सिर्फ 23 साल के भगत सिंह थे, 23, कुछ एज नहीं होती, कॉलेज से निकलते हैं बच्चे 23 ईयर्स के, उनको फांसी कर दी। सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह, तीनों की एज 23 थी, कुछ भी नहीं। तो उन बच्चों को फांसी कर दी गई, किस लिए? जिसने असेंबली हॉल में सिर्फ बॉम्ब फेंका, या जेपी सोंडर को मारा जिसने ऑलरेडी हमारे एक इतने बड़े लीडर को मारा। जब लाला लाजपत राय को मार दिया तो उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, जेपी सोंडर्स पे कोई मुकदमा नहीं चला, कोई केस नहीं चला। हाँ, पर भगत सिंह ने अगर जेपी सोंडर को मार दिया तो इमीडिएटली फांसी हो। तो दीज वर द रूल्स, ठीक है। अब आ जाइए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। अब इसके अगेंस्ट गांधी जी ने भी अपना सत्याग्रह स्टार्ट किया और उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं एक तो होता है सवर्ण अवज्ञा आंदोलन और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, ठीक है। इसको कहा, उन्होंने कहा कि हम वी विल नॉट कॉपरेट विद द गवर्नमेंट, हम गवर्नमेंट के साथ कॉपरेट नहीं करेंगे अब, बिल्कुल भी। क्या नहीं कॉपरेट करेंगे कि हम 1920 में, इसको देखो, इसकी डेट भी टिक करो, 1920 है इसकी डेट, 1919 में ये हो रहा है सब, 1919 में सब हो रहा है। और 1920 में गांधी जी ने मूवमेंट लॉन्च किया, वी विल नॉट कॉपरेट विद द गवर्नमेंट, लीव द स्कूल्स, लीव द कॉलेजेस रन बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जितने स्कूल्स कॉलेजेस रन कर रही है वो छोड़ दीजिए, ऑफिसेज रन कर रही है वो छोड़ दीजिए, गवर्नमेंट के सारे काम छोड़ दो, ताकि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है बिल्कुल हैंडीकैप हो जाए, क्योंकि उनके काम तो हम ही करके दे रहे हैं ना, वो लोग तो थोड़े से ऑफिसर्स बने हुए हैं मगर उसके अंडर सारे काम हम कर रहे हैं। तो हम सब जो है इंडियंस अपनी जॉब्स छोड़ दें ब्रिटिशर्स के अंडर। एक पुलिस ऑफिसर रहेगा, नीचे हवलदार सारे इंडियंस हैं, तो छोड़ दो जॉब। कैसे ब्रिटेन गवर्नमेंट वर्क करेगी, कैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट वर्क करेगी, ठीक है। तो उनकी सारी ऑर्गेनाइजेशन, सारे ऑफिस, सारी जॉब्स छोड़ दो, बिना सैलरी के रहना पड़ेगा इंडियंस को, बिना सैलरी के, बिना पैसों के रहना पड़ेगा, ठीक है, भूखे भी रहना पड़ेगा, बट अपने देश को आज़ाद कराने के लिए ये अपील थी गांधी जी की कि वो छोड़ दें, और लोगों ने ऐसा किया भी। इसी में रविंद्रनाथ टैगोर ने भी अपनी जो है सर की पदवी जो है वो छोड़ दी, और भी बहुत सारी चीज़ें, भगत सिंह वगैरह ने कॉलेजेस वगैरह छोड़ दिए, और बहुत सारे लोगों ने अपने अपने लॉयर्स थे, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के जो फादर हैं, और भी जितने CR चित्तरंजन दास, ये सब लॉयर्स हैं, इन्होंने प्रैक्टिस छोड़ दी और कोर्ट जाना बंद कर दिया, ठीक है। इस तरीके से लोगों ने स्टार्ट कर दिया गांधी जी की अपील पे जॉब्स छोड़ना, ताकि ब्रिटिश गवर्नमेंट बिल्कुल हैंडीकैप हो जाए और यहाँ से चली जाए, राइट। आइडिया बहुत अच्छा था, सुपर्ब आइडिया, ठीक है। और ये सक्सेसफुल हो भी सकता था, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट धीरे धीरे प्रॉब्लम में आ रही थी, कितने लोगों को वहाँ से ला सकती है, इंडिया की पॉपुलेशन से तो आधी से भी कम भी नहीं है वहाँ की ब्रिटेन की पॉपुलेशन, सारी भी ले आए तो तब भी ब्रिटिश इंडियंस पर रूल नहीं कर सकते विदाउट द हेल्प ऑफ इंडियंस। इंडियंस की हेल्प के बिना रूल नहीं कर सकते थे, ठीक है। अब क्या प्रॉब्लम हुई, ये सारा मूवमेंट चलता रहा, और एक मुस्लिम्स ने भी साथ में हमारे खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट की। उन्होंने अपना अलग रीज़न रखा उसका, कि उनके एक हेड थे खलीफा सऊदी अरेबिया में, उनके साथ ब्रिटिशर्स, जो वहाँ पे भी ब्रिटेन की गवर्नमेंट थी और वो कुछ अच्छा बिहेव नहीं कर रही थी उनके रिलीजियस लीडर के साथ, उसके अगेंस्ट उन्होंने जहाँ जहाँ मुस्लिम थे जिस कंट्री में, वहाँ वहाँ उन्होंने रिवोल्ट शुरू किया, और उस रिवोल्ट का नाम रखा खिलाफत, ठीक है। तो ये साइमल्टेनियसली चल रहा है, दोनों नॉन कॉपरेशन और खिलाफत एक साथ चल, ठीक है। पर्पस दोनों का सेम था, बोथ वर अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, राइट। अब इस सब पूरे काम में आपको पता है चोरी चोरा एक प्लेस है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर एक इंसिडेंस हो गया जहाँ पर इंडियंस ने वायलेंस को यूज़ किया, ठीक है। वहाँ पे जो फार्मर्स थे, याद आ रहा होगा आपको, पुलिस स्टेशन उन्होंने 22 पुलिस ऑफिसर ब्रिटिश के उसमें फायर हो गए।
फार्मर्स ने रिवोल्ट किया अगेंस्ट द हाई टैक्सेस, बहुत ज़्यादा हाई टैक्सेस थे, उसके अगेंस्ट रिवोल्ट किया। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की अलग अलग आपकी बुक में 7 स्टेट्स को दिया हुआ है कि कैसे कैसे हर स्टेट में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चली, उसका अलग बनाती हूँ मैं, ठीक है, कि हर स्टेट में अलग अलग इशू था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए। वो ज़रूर आता है पेपर में, ज़रूर पूछते हैं और वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है, कि असम में क्या इशू था, असम में क्या इशू था, अलग अलग प्लेस, पंजाब में क्या इशू था। तो सब ने अपने प्रॉब्लम्स को आगे करते हुए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बैनर के अंडर कि गांधी जी की जय करते हुए हर किसी ने अपनी प्रॉब्लम को ब्रिटिशर्स के सामने सॉल्व करने की कोशिश की, सामने रैलीज की, डेमोन्स्ट्रेशन की, ठीक है। वो हर स्टेट में अलग अलग तरीके से हुआ। वो मैं अभी आगे डिटेल में देखते हैं। 5 स्टेट्स दे रखे हैं आपके इसमें, तो 5 स्टेट्स का अलग अलग दे रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। अब ये खिलाफत मूवमेंट, इसके बाद चोरी चोरा का इंसिडेंस क्या है वो समझ लो पहले, कि यूपी में एक प्लेस है चोरी चोरा, वहाँ पर जब फार्मर्स रिवोल्ट कर रहे थे कि हाई टैक्सेस कम करो, तो उस समय ब्रिटिशर्स ने लाठीचार्ज किया, ठीक है, और उसमें उनके काफ़ी लीडर्स घायल हो गए। तो उसके अगेंस्ट फार्मर्स ने डिसाइड कर लिया, गुस्सा आ गया फार्मर्स को कि हम पीसफुली कर रहे हैं और ब्रिटिशर्स हमारे साथ हमें मार रहे हैं, ठीक है। उसके अगेंस्ट फार्मर्स के जो लीडर थे उन्हें गुस्सा आ गया और उन्होंने बोला कि हम इनकी पुलिस चौकी में रात को आग लगा देंगे, जिन लोगों ने हम पे अटैक किया हम इनकी चौकी में आग लगा देंगे रात को। और वही हुआ, उन्होंने रात को जो है पुलिस चौकी बंद करके उसमें आग लगा दी। उसमें 22 पुलिसमैन थे जो ब्रिटिशर्स थे, ठीक है। यस, अभी तो आपने देखा जलियांवाला बाग में हजारों मर गए, कोई रिएक्शन नहीं हुआ, नहीं हुआ ना, ब्रिटिशर्स का कोई रिएक्शन हुआ, नहीं हुआ। अब यहाँ 1000 है और यहाँ पे 22 आ रहे हैं, 22 पुलिसमैन मारे गए, राइट। उसमें ब्रिटिशर्स ने तो जो एक्शन लिया ही, साथ में गांधी जी भी गुस्सा हो गए। गांधी जी ने कहा कि वायलेंस यूज हुआ, और गांधी जी के 2 मेजर प्रिंसिपल हैं, ट्रुथ और नॉन वायलेंस, तभी उनके मेजर प्रिंसिपल्स में रखते, क्योंकि वो इस चीज़ से बिल्कुल भी डाइवर्ट नहीं होते कि हमें ट्रुथ और नॉन वायलेंस पे स्ट्रिक्टली अडर रहना, स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं उसको, ठीक है। तो उनके लिए ये छोटी मोटी बात नहीं थी, उनके लिए बहुत बड़ी बात थी कि उनका जो प्रिंसिपल है, मतलब सिद्धांत, जो उनके प्रिंसिपल है लाइफ के, नॉन वायलेंस से ही वो अपनी स्ट्रगल करते हैं, ये उनकी स्पेशलिटी। तो नॉन वायलेंस को उनके बैनर के अंडर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में गांधी महाराज की जय करते हुए यहाँ पर वायलेंस यूज हुआ। इसलिए गांधी जी ने कहा कि मैं इस बात से बहुत खिलाफ हूँ, जब मेरे को फॉलो कर रहे हो तो मेरे प्रिंसिपल्स नॉन वायलेंस को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए 1922 में एग्जैक्ट 2 साल बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आई थी 20 में, और 22 में 2 साल ही मूवमेंट चली बहुत अच्छे से, ठीक है। ब्रिटिशर्स के लिए प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हुई। 22 में गांधी जी ने ही हैज़ टेकन बैक दिस मूवमेंट, तो इसमें आपको ऐड करना पड़ेगा। मैम अगर ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ज्यादा देर तक चली होती तो हमें आजादी जल्दी मिल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सकती। कॉल्ड ऑफ, वापस देने को कहते हैं कॉल्ड ऑफ, कॉल्ड ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, NCM, समझ जाओगे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। वापस ले ली गांधी जी ने कि ये मूवमेंट वापस देता हूँ कि मेरे बैनर के अंडर, मेरे मूवमेंट के अंडर वायलेंस आ गया, और ये मूवमेंट वापस ले ली। मीन्स अभी तक जितने लोगों ने स्कूल कॉलेजेस छोड़े, जॉब्स छोड़ दी, अपनी भूखे रहे, 2 साल तक अपने फैमिली में कुछ नहीं कमाया, सब अपनी जॉब्स की परवाह नहीं की, अपने बच्चों की परवाह नहीं की, उन सब का एफर्ट 0। यहाँ पे हमने जो 2 साल तक एफर्ट मारा वो यहाँ आके वापस हम नंबर लाइन पे 0 पे आ गए, राइट बैक, ठीक है। और यही वो मूवमेंट था जब भगत सिंह वगैरह जो बच्चे थे, भगत सिंह जो थे, उन लोगों ने 14 साल के तो यहीं थे वो, हाँ, तो जो 15-16 साल के हो गए, यहाँ से भगत सिंह जो है उन्होंने गांधी जी से नाराज़ हो गए, ठीक है, उनको फॉलो करना कुछ हद तक छोड़ दिया कि यहाँ पर हमारे देश का नुकसान हो गया। उनको ऐसा लगा कि देश का नुकसान हो गया, पर गांधी जी के हिसाब से वो ठीक था, क्योंकि गांधी जी के लिए प्रिंसिपल्स बहुत बड़े, ठीक है, उनके प्रिंसिपल में वो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, हम देश से भी बड़े, तो वो अपनी आइडियोलॉजी है। यहाँ पे आइडियोलॉजी, इसे कहते हैं आइडियोलॉजी। जब हम बात करते हैं आइडियोलॉजी, बहुत बड़ा वर्ड है, आइडिया, तो वो एक आइडिया से नहीं होता। आइडियोलॉजी यही होती है कि इनके प्रिंसिपल अलग हैं और फिर अब
दूसरा तरीके के सोचने वाले, जैसे आप कह रहे हो कोई देश से बड़े हो गए, देश ज़्यादा बड़ा हो गया, तो वो वाली प्रिंसिपल जो है रेवोल्यूशनरी वो अलग होगी। मॉडरेट्स और रेडिकल में क्या डिफरेंस है, कल भी बताया था, आइडियोलॉजी का। आइडिया अलग अलग है, सोचने का तरीका अलग अलग है। वो सोचते हैं बातचीत से हो जाएगा, वो सोचते हैं नहीं होगा। ब्रिटिशर्स बहरे हैं, ये नहीं सुनते इतने प्यार से, बोलना पड़ेगा, कहना पड़ेगा, चिल्लाना पड़ेगा, रैली निकालनी पड़ेगी, डेमोन्स्ट्रेशन करना पड़ेगा, सड़क पे उतरना पड़ेगा। रेडिकल सोचते हैं ऐसा। मॉडरेट सोचते हैं नहीं, समझदार है, क्यों नहीं समझेंगे, बातचीत करेंगे, बताएंगे, अपनी बात रखेंगे, आराम से बात वो डिस्कस हो सकती है, तो क्यों हम बोलें, वो आराम से बात कर लेंगे, आराम से उनको अपनी प्रॉब्लम समझा देंगे, क्यों नहीं एक्शन निकलेगा, कोई सोल्यूशन निकलेगा। रेडिकल्स को लगता है नहीं, उन पर डिपेंडेंट रहना ठीक नहीं है, अपनी पॉलिसीज खुद बनानी पड़ेंगी, अपना खुद कहना पड़ेगा उन्हें, अदरवाइज ये नहीं सुनने वाले, वो हमारे साथ कोऑपरेट करने वाले नहीं हैं। रेडिकल्स रेवोल्यूशनरीज को लगता है ये भी गलत, इनको बोलने, चिल्लाने, रैली, डेमोन्स्ट्रेशन, उनसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको ईंट का जवाब पत्थर से दो। ओ हेलो, बैक टू वीडियो। तो मैंने सर को मैं कमिटमेंट लेकर आया हूँ, तो सबका मेन कोर्स है तेरी को और कह रहे हैं फिर उसका प्रिंट करना है, तो मैं ऑफिस में मैं से कोई बस ऑफिस का काम है, ऑफिस में किसी को कोमल को तो अब 2:30 तक हाँ मैं हो जाएगा, मैं 1:30 बजे बैठती हूँ उसके साथ, फिर करती हूँ। यस ठीक है, समझ गए। अब रेवोल्यूशनरीज की आइडियोलॉजी, अब तीनों की आइडियोलॉजी समझ आ गई, अलग अलग आइडियोलॉजी वर्ड को भी समझ जाओ, ये बहुत आगे तक चलेगा तुम्हारे साथ, ठीक है। ये 8th में नहीं छूटने वाला, इसका हाथ पकड़ लो अब आइडियोलॉजी का, ये तुम्हारे साथ चलने वाला 12th तक, उसके आगे भी, ठीक है। तो ये जो कह रहा है, ये वर्ड ये कह रहा है कि रेवोल्यूशनरी कह रहे हैं कि नहीं भाई, इनको ऐसे समझ नहीं आती, ईंट का जवाब पत्थर से दो, ये ईंट मारे पत्थर मारो, ठीक है, ये एक को मारे 4 मारो, इनको तभी समझ आएगी कि इंडियंस जो है बहुत वीक नहीं है, इंडियंस कमज़ोर नहीं है। इनको लग रहा है कि इंडियंस कमज़ोर हैं, इनको ऐसा लग रहा है इंडियंस जो है जवाब नहीं दे सकते, इंडियंस को वीक समझ रहे हैं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझ रहे हैं, जवाब देने पे आए तो हम भी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, वो ये कह रहे हैं, ठीक है। अब आ जाइए साइमन कमीशन में। अब इतने सारे इंसिडेंट्स के बीच में आ गया साइमन कमीशन। 1922 को 6 साल बाद एक नया कमीशन आने लगा। अभी रॉलेट एक्ट खत्म हुआ था 1919, ये लड़ाई झगड़ा खत्म हो रहा था, कि अभी 28 में एक नया आ गया, ठीक है। 28 में एक नया इंसिडेंट, ऑलमोस्ट 9 साल बाद, 8-9 साल में एक नया कमीशन आ गया। ये कमीशन क्या कह रहा है, न्यू लॉज लाने इंडिया में। एक कमीशन बैठेगा, ठीक है, जिसके हेड होंगे सर जॉन साइमन। इस कमीशन का नाम है साइमन कमीशन, क्योंकि ब्रिटिशर जो आ रहा है उसका नाम है सर जॉन साइमन। वो बहुत रिस्पेक्टेड थे क्या ब्रिटेन में? ब्रिटेन में होंगे, तभी यहाँ भेजा जा रहा है, ठीक है। लॉर्ड साइमन है, आई थिंक लॉर्ड साइमन है। लॉर्ड तो वैसे ही सामने लगा देते हैं फॉर रिस्पेक्ट, जैसे हम सर लगा रहे तो लॉर्ड लगा दिया, लॉर्ड कह लो, गॉड भी कह सकते हो। लॉर्ड शब्द की बेइज्जती है। यस, लॉर्ड है, हमारे लिए तो नहीं है ना लॉर्ड, पर सर भी कहो, इनको सब कुछ कहो आप। गांधी जी को चाहे गांधी जी बोल दो, है ना, मगर इनके सामने लॉर्ड साइमन, अपने अभी सर 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 ये साइमन नहीं लगा तो मैं गोली मार देंगे। साइमन कमीशन जो है मार भी सकते हैं, क्यों, आप डिसरिस्पेक्ट, ब्रिटिशर्स को तो रिस्पेक्ट करके बोलना ही पड़ेगा आपको, ठीक है ना। भगत सिंह को आप भगत सिंह कह सकते हो, उसके सामने चाहे सर ना लगा चाहे लॉर्ड ना लगा। मैम पर अब तो साइमन है ही नहीं। साइमन कमीशन जो है इस बेसिस पे आया कि इंडिया में न्यू लॉज बनेंगे, न्यू लॉज बनेंगे, बट उस कमीशन में कोई भी इंडियन नहीं इन्वॉल्व होगा, ओनली ब्रिटिशर्स। अब हम ये डिमांड कब से कर रहे हैं, 1885 से। 1885 में जब कांग्रेस बनी थी तो फर्स्ट डिमांड कांग्रेस ने रखी थी कि इंडियंस को भी लॉ मेकिंग में आप इन्वॉल्व करो, इंडियंस शुड बी इन्वॉल्व इन द लॉ मेकिंग, मतलब जो लॉ बनाए जाएं तो इंडियंस को भी बिठाया जाए, क्योंकि इंडिया के फेवर में फिर उसमें लॉ में जो भी प्रॉब्लम होती है हम उसे इमीडिएटली कह सकें। बाद में ऐसे ऐसे लॉ आते हैं, रॉलेट एक्ट आ रहा है, डॉक्टर ऑफ लैब्स आ रहा है,
आर्म्स एक्ट आ रहा है, वर्नैकुलर प्रेस एक्ट आ रहा है, बाद में इतना रिवोल्ट लड़ाई झगड़ा होता है, हमें इंडियंस को इन्वॉल्व करो, पर ब्रिटिशर्स ने अभी तक नहीं सुना। अभी 1928 आ चुका है, 1885 से बात चल रही है, डिमांड 1885 से क्या इंडियंस डिमांड कर रहे हैं कि आप कुछ इंडियंस को, एक दो इंडियंस को इन्वॉल्व करो लॉ मेकिंग में, हमारे कुछ लीडर्स को इन्वॉल्व करो। पर अभी तक 1928 तक वहीं के वहीं चल रहे हैं हम कि नो इंडियंस विल बी इन्वॉल्व। इसी के अगेंस्ट अब रेडिकल्स आते हैं, मॉडरेट्स थक चुके। अब मॉडरेट्स 1885 से लेकर 1928 तक वो बोल बोल के थक गए, ब्रिटिशर्स ने कुछ चेंज नहीं किया। अब लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, लाल पाल बाल, ठीक है, लाल पाल बाल की पॉलिसी आ रही है। कौन है पता है ना? रेडिकल्स। नहीं, जिनको आता है ठीक है, जिनको पहले नहीं समझ आया था उनसे बात कर रही हूँ। आप समझ आ रहा है? जिनको ऑनलाइन में नहीं समझ आया उनसे बात कर रही हूँ। आ रहा है अब समझ? लाल पाल बाल रेडिकल्स, एक्सट्रीमिस्ट, इन्हें एक्सट्रीमिस्ट भी कहते हैं। अब ये खड़े हुए, वॉयलेंस ये भी नहीं यूज कर, इन्होंने भी कहा हथियार हम नहीं उठाएंगे, ठीक है, मगर हम रैली निकालेंगे। अब साइमन कमीशन आ रहा है, उसके अगेंस्ट रैली निकालेंगे, डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, नारे लगाएंगे। ये बहुत जरूरी है क्योंकि ब्रिटिशर्स सुन नहीं रहे बातचीत से कि मत लेके आओ हमें, इंडियंस को इन्वॉल्व करो, कुछ भी नहीं सुना उन्होंने। तो लाला लाजपत राय ने रैली निकाली जिसमें साइमन गो बैक, ये स्लोगन दिया गया, साइमन गो बैक। क्योंकि हिंदी तो समझ नहीं आती ना बेटा, हमें हिंदी नहीं समझ आती ना, तो हमें इंग्लिश में, हम तो इंग्लिश में बोलेंगे फिर उनको, शायद तब सुन ले, है ना, क्योंकि वो तो हमारी बात नहीं समझ पा रहे, शायद हिंदी नहीं समझ आ रही हमारी, तो इंग्लिश में समझ जाए। साइमन गो बैक, साइमन घर वापस जाओ नहीं बोला हमने इंग्लिश सीख ली, उन्हें हिंदी आए ना, हमने इंग्लिश सीख ली कि आप समझ जाओ साइमन गो बैक। ये 3 वर्ड तो समझ आते? बस यही बार बार उस पर लाला लाजपत राय ने कोई वॉयलेंस यूज नहीं किया। साइमन कमीशन आया, लाला लाजपत राय ने साइमन गो बैक का स्लोगन दिया, ठीक है, और एक रैली निकाली गई, डेमोन्स्ट्रेशन की गई ब्लैक फ्लैग से, एकदम पीसफुल, कोई वॉयलेंस और कोई वेपन्स कुछ भी यूज नहीं किए गए, कोई हथियार नहीं था किसी के पास। पर उसके बदले लाला लाजपत राय पे लाठीचार्ज किया गया, और इतना लाठीचार्ज भी सिर्फ डिस्पर्स करने के लिए नहीं था, अगेन डिस्पर्स करने के लिए इतने जोर से हिट किया गया, इनको लाठी आप किसी को इतनी तेज मार सकते हो कि वो ऑन द स्पॉट डेथ हो जाए उसकी। तो लाठी चार्ज इस तरीके से किया गया कि लीडर की डेथ होती, ठीक है, और लीडर भी कोई छोटे मोटे लीडर नहीं थे। हमारे शेरे पंजाब लाला लाजपत राय, इस पे भी एमसीक्यू पूछते, शेरे पंजाब, वो शेरे पंजाब लाला लाजपत राय, इसको लिख सकते हो। और भी करनी है, ठीक है, ये काफी नहीं है। तो लाला लाजपत राय की डेथ हुई, और अब जो है एक नई, अभी अब मैं आपको दिखा रही हूँ, और एक नई जो नई जनरेशन एक खड़ी हो रही है, ठीक है, यहाँ पे नई जनरेशन आ रही है 18-19 साल की, वो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, वो लोग खड़े हुए कि अब इसका बदला जरूर लिया जाए। अब ये जो है हर मीन से हम लोग तो वॉयलेंस और नॉन वॉयलेंस के पीछे हमने अपनी मूवमेंट भी वापस ले ली, हम वॉयलेंस यूज ना करें, और ब्रिटिशर्स शुरू से वॉयलेंस यूज कर रहे। आप शुरू से उठा लीजिए 1857 से ऊपर से, ब्रिटिशर्स ने कहीं भी नॉन वॉयलेंस की पॉलिसी को फॉलो नहीं किया, वो शुरू से डे 1 से आए हैं गन्स और हथियार के साथ, वो कहीं नॉन वायलेंस को फॉलो नहीं करते, वो इंडियंस के साथ वायलेंस पे वायलेंस कर रहे हैं, और इंडियंस अभी तक पीसफुली नॉन वायलेंस और ये सब फॉलो कर रहे हैं, और इतने साल हो गए उसका रिजल्ट कुछ नहीं आ रहा, ठीक है, छोटी सी डिमांड भी नहीं हमारी मान रहे, तो क्या किया जाए। यहाँ पर भगत सिंह ने डिसाइड किया कि ये अब किसी के बस की नहीं है। भगत सिंह ने दिखाया कि अब हमें दिखाना पड़ेगा कि वी आर ऑल्सो पावरफुल, वी आर ऑल्सो पावरफुल, वी आर नॉट पावरलेस। अब हम वीक नहीं है, कमजोर नहीं है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, भगत सिंह किल्ड जेपी सॉन्डर्स, 17 दिसंबर 1920
के 1920। एक महीने बाद 17 नवंबर को हुआ है, 17 दिसंबर को ही हो रहा है। ठीक है, तो प्लानिंग करी, वो सब किया, अल्टीमेट डिसाइड किया कि यही सही रास्ता है। ब्रिटिशर्स के भी एक दो जाने चाहिए, हमारे तो जा रहे हैं, उनके तो पुलिस ऑफिसर ही जा रहे हैं, हमारे तो बड़े बड़े लीडर जा रहे हैं, ठीक है ना। तो एक पुलिस ऑफिसर जेपी सॉन्डर, उसको मारा गया ये दिखाने के लिए कि यस वी कैन ऑल्सो रिवोल्ट बैक, हम भी तुम्हें आप बदला दे सकते, हम भी तुम्हें वापस जवाब दे सकते हैं, ठीक है। और भगत सिंह ने जब किल किया, जेपी सॉन्डर्स को जब किल किया, तो उसको भी आगे किसकी सजा हुई? फांसी की। सबको ही फांसी की सजा दे रहे हैं, भले ही